नमस्कार, मैं शिव कुमार द्विवेदी केकेडी न्यूज से आपके सामने आज उपस्थित हूं। आज हम एक बहुत ही गर्मा गर्म विषय पर आपके सामने बहुत से विषय रखने के लिए आए हैं। वह गर्मा गर्म विषय जो है वह है मणिपुर की हिंसा। ये वो एक ऐसा विषय है जिस पर 20 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र प्रभावित हुआ। लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर रहे। जहां विपक्ष अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री आकर के सदन में मणिपुर की हिंसा पर जवाब दे, वहीं पर सत्ता पक्ष कह रहा है कि मणिपुर की हिंसा पर जवाब देने का काम गृह मंत्री अमित शाह जी देंगे। इन्हीं विषयों के साथ हम आपके सामने हैं। हम सभी के मन में भाव आ रहा होगा, यह विषय है कि आखिर मणिपुर की हिंसा हुई क्यों, और ये मणिपुर की हिंसा क्या पहली बार हुई है? ऐसे बहुत से प्रश्न हम सभी के मन में हैं, जहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मणिपुर की हिंसा को लेकर के उससे पहले मणिपुर के इतिहास पे हम लोगों को चलना होगा। मणिपुर एक अपने आप में इंडिविजुअल टेरिटरी थी, अलग प्रदेश था, अलग देश था, और वह भारत का हिस्सा 21 सितंबर 1949 को हुआ। और अगर हम ब्रिटिश भारत की बात करते हैं तो यह उसका हिस्सा 1824 में हुआ। मणिपुर हिंसा को लेकर के जब हम बात करते हैं तो मणिपुर में 1709 से लेकर के 1751 तक वहां के जो राजा हुए वो पाय हेविया हुए, और पाय हेविया जिनको लोग गरीब नवाज कहते थे, उन्होंने ही मणिपुर का नाम मणिपुर रखा। उससे पहले इसका एक जो नाम था वह नाम पहाड़ी नामों पे हुआ करता था। और आप देखेंगे कि मणिपुर को लेकर के उसकी जो एक तो वहां पर अभ्रक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और वो पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ बहुत ही परफॉर्मिंग क्षेत्र कहा जाता है। मणिपुर हिंसा को लेकर के जब हम बात करने का प्रयास करते हैं तो आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि अभी जो हालिया घटनाक्रम मणिपुर का हुआ है, यह बड़ी उत्सुकता हम लोगों में है कि आखिर ये क्या हुआ कि मणिपुर में इतना बड़ा विद्रोह हुआ। एक तरह से दो नाबालिग छात्रा, दो महिलाओं के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया वह पूरे भारत को शर्मसार करता है, ऐसा प्रधानमंत्री भी कहते हैं और लगभग देश के सभी लोगों का मानना है। लेकिन मन में बहुत से प्रश्न आते हैं कि आखिर ये मणिपुर की हिंसा को लेकर के विषय क्या था, मुद्दा क्या था, यह तो पता लगना चाहिए। आखिर जब पता लगाने की जब हमने बात की और इसको प्रयास किया कि आप सभी के समक्ष लाऊं, तो हम ये जानते हैं कि मणिपुर में ट्राइबल्स, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, वहां आदिवासियों की 60 जातियां लगभग हैं। लेकिन उनमें हम 3 या 4 जातियों की बात ज्यादा करेंगे, जिसमें मणिपुर में नागा, कुकी, मैतेई और नागा पंगला, मैतेई पंगला नाम के ये 4 जनजाति समूह हैं। और ये जो स्थिति है ये कोई नया नहीं है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई ये पहली बार हुई है। मणिपुर की हिंसा का क्रम तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है। लगभग ये मान के चलिए कि 1958 से ही मणिपुर में इस प्रकार के भेद प्रारंभ हुए थे, जिसमें मैतेई और कुकी और नागा ये आपस में संघर्ष कर रहे थे। आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि ये बर्मा के कुछ पार्ट्स को टच करता था, और जो बर्मा है वहां पर लोग आना जाना भी इनका था, और जब ब्रिटिश शासन था तो उसी समय से बर्मा से कुकी जनजाति, यानी कुकी जनजाति मूलतः मणिपुर का नहीं है, वो बर्मा का रहने वाला है, और कुकी जनजाति के लोग भारत में आए, उनके साथ रोहिंग्या भी आए, और नागा कुकी, और ये आने के बाद ये कन्वर्ट हुए, ईसाई हो गए ये। और जो मैती था, जिसमें मैती को जिनको गरीब नवाज कहा था, जिन्होंने मणिपुर का नाम दिया मणिपुर, उन राजा ने इनको वैष्णव मत धर्म ग्रहण कराया, और जो मैती थे वो पूर्णतः वैष्णव हो गए और अपने आप को हिंदू कहने लगे। लेकिन जो कुकी और नागा थे ये ईसाइयों में कन्वर्ट हुए, और इन्होंने जो पहाड़ी क्षेत्र था वहां से मैतियों को भगाना शुरू किया, और मैती मैदानी में सर्वाधिक आ गए और कुकी जो थे ऊपर थे। इसके साथ साथ वहां जो अफीम की खेती होती है, जिसको आप पोस्ता दाना कहते हैं, ये अफीम खसखस, जो खसखस की खेती होती है, अफीम की खेती वो बड़े पैमाने पर होने लगी। और आपको बताना चाहूंगा कि चाइना भी इस मामले में इन्वॉल्व है, और 1958 से लेकर के लगभग 2014 तक, और अभी भी कुछ ऐसे सक्रिय वहां अलगाववादी संगठन हैं जो सभी जातियों में रहे, चाहे वो मैती हो, चाहे वो मैती पंगला हो, चाहे वो कुकी हो, चाहे नागा हो। हम लोगों ने बहुत सुना होगा कि नागा विद्रोह होता है, ऐसे पहले हम खबरें सुना करते थे 2000 के करीब में भी। और 1998 में तो ऐसी स्थिति रही कि लगभग 180 दिन तक वहां का जो विद्रोह हुआ कुकी, नागा और मैती का, उस विद्रोह के कारण लगभग 180 दिन तक रसद सामग्री नहीं पहुंचाई जा सकी, पेट्रोल नहीं पहुंचाया जा सका। यानी ये विद्रोह लंबे समय से चल रहा है। भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री की चिंता होती थी कि आखिर इन नागा विद्रोह और मैती और इन लोगों के बीच में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर जो कुकी थे इनको वहां पर रिजर्वेशन दिया गया,
कुकी को दिया गया, नागा को दिया गया ट्राइबल्स के रूप में, लेकिन और जब मैती कहते थे कि मुझे भी दिया जाए तो कुकी इसका विरोध करते थे। वो कहते थे संख्या में ज्यादा है। आज भी वहां 60 एमएलए हैं। अगर हम वहां की विधानसभा की चर्चा करें तो लगभग 60 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं वहां पर, और उन 60 में 40 मैती समुदाय के हैं और 20 अन्य समुदाय के हैं। उनका यह कहना है कि मैती ऑलरेडी पहले पावरफुल हैं और उसके बाद में ये मैती जो है इनकी सभी जगह पर उपस्थिति सबसे अच्छी है, और इन जो इसमें एन वीरेंद्र सिंह जो है वह भी मैती समुदाय के हैं। तो उनका आरोप है बार बार कि मैती हम पर हमसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे अगर इनको मिल जाएगा। मैती बहुत दिनों से लगे हुए हैं कि हमें कुल मिलाकर के रिजर्वेशन दिया जाए। तो मैती में भी अन्य जातियां हैं, यानी मैती आदिवासियों का क्षेत्र हुआ, उसमें भी अनेक जातियां, उनमें से कई जातियों ने कहा कि हमें दिया जाए, जिसपे बताना चाहेंगे कि अर्बन ट्राइबल्स यूनियन कमेटी जो है मणिपुर की, उसने एक समिति बनाई और 2012 में उस समिति ने रिपोर्ट दिया। 2012 से लड़ते अभी जल्द ही 19 अप्रैल 2023 में वहां की जो मणिपुर के अपनी हाई कोर्ट है उसने डिसीजन दिया कि इनको भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, एसटी रिजर्वेशन दिया जा सकता है जनजाति। और जब ये घोषणा हुई उसके बाद तो सब सामान होना चाहिए था, लेकिन स्थिति बिल्कुल विचित्र हो गई, बिल्कुल परिवर्तित हो गई कि कुकी, मजे की बात तो है कि कुकी, नागा, इनको ऑलरेडी वहां पर एसटी रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन मैती को मिल गया। इसका विद्रोह शुरू कर दिया और ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने, जो कि कुकी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कुकी लोगों का, उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया, आतंक मचाना शुरू किया, मारपीट करना शुरू किया और हिंसक घटनाएं प्रारंभ कर दी। और वह हिंसक घटना इतनी आगे बढ़ गई कि मैतियों ने भी उस पर पलटवार किया। और जब ये वार प्रतिवार चलने लगे तो हमने जो 3 मई और 4 मई के जो वीडियोस देखे हैं ये उसी का परिणाम है। सबसे बड़ी चीज है आखिर ये स्थिति पैदा हुई क्यों, आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों? तो ऐसी स्थिति बनने का कारण सिर्फ एक है कि जब हम बात करते हैं तो ये कुकी नागा जो कि क्रिश्चियन हो गए, और इनको माना जाता है कि नागा विद्रोही जो हैं वो चाइना से भी फल फूल रहे हैं। और जो अफीम की खेती होती है उस अफीम की खेती को लेकर के एक बड़ा टारगेट तय किया गया। एन वीरेंद्र सिंह जब से वहां पर सरकार में आए हैं उसके बाद से, अगर हम एन वीरेंद्र सिंह की बात ही क्यों ले, अगर हम कहते हैं कि 2014 के बाद से एक ऐसी स्थिति बनी कि पूरे देश भर में नेशनल नारकोटिक्स कमेंट सेंटर बनाने का काम किया गया, जिसको एनटीसी कहा गया, और उसके माध्यम से पूरे देश में उसने एक लक्ष्य रखा कि लगभग 76,000 किलोग्राम हम नारकोटिक्स ड्रग जो होती हैं, अफीम हुआ, गांजा हुआ, इनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म करेंगे। और उसी का परिणाम था कि पूरे देश की सारी एजेंसीज ने मिल करके काम किया, चाहे वो क्या नाम है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो, आईबी हो, रॉ हो, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, सभी ने मिल करके इस पे काम किया। और हम ये मणिपुर में जो कुकी और नागा हैं वो इसी धंधे से फल फूल रहे थे, और जितने वहां पर आतंकी संगठन थे, अलगाववादी संगठन थे, वह भी एक बड़ी राशि इससे कमाते थे। और पूरे मणिपुर से लेकर के पूरे 7 सिस्टर स्टेट यानी पूर्वोत्तर राज्य को डिस्टर्ब करने का काम करते थे। उन पर एक बड़ा हमला था, एक बड़ा प्रहार था, और शायद इसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह कोई विषय है कि अगर मुझे रिजर्वेशन मिला हुआ है और किसी दूसरी जाति को रिजर्वेशन मिल जाता है तो हम उसको लेकर के पूरे मणिपुर में आग लगा देंगे, पूरे मणिपुर को जला देंगे। यह एक बिल्कुल मतलब वही है कि इनका कोई उद्देश्य नहीं था, बिना उद्देश्य के उन्होंने मैती पर प्रहार किया और कुकी को लोगों ने, और एक बड़ा विद्रोह किया, उसका रिवॉल्ट हुआ। और ये विद्रोह जो है वो लगातार होता रहा है, कोई एक दिन का काम नहीं रहा, ये परमानेंट विद्रोह चलता रहा। और जो नारकोटिक्स ड्रग का लक्ष्य रखा था भारत सरकार ने 76,000 किलोग्राम कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म करेंगे, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 8,01,780 किलोग्राम डिस्ट्रॉय किया गया, 780 किलोग्राम डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसी का कारण रहा कि आज के समय में जो नारकोटिक्स पर हमला हुआ, यह भी एक कारण है कि कुकी और नागा विद्रोही ये दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जो कि कन्वर्टेड ईसाई हैं। इन लोगों ने मिलकर के भारत में अफीम का बहुत बड़ा कारोबार किया। आपको बताना चाहूंगा कि उस कारोबार का ही परिणाम है कि अफीम का कारोबार बहुत दूर तक जाता है मणिपुर से, उस पर एक बड़ा प्रहार था। तो मूल कारण तो यही रहा। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि मणिपुर में क्या ये घटनाएं, ये हिंसाएं जो हो रही हैं ये पहली बार हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मणिपुर में लगभग 46 से लेकर के 38 से लेकर 46 ऐसे संगठन हैं जो कंटिन्यू
क्या नाम है, वहां पर अलगाववादी काम करते रहे हैं और उसमें कोई भी पाक साफ नहीं है। मैती समुदाय के लोग भी हैं और कुकी समुदाय के लोग भी हैं। दोनों समुदाय के लोगों के अपने अपने संगठन हैं। नागा के अपने अपने संगठन थे, जिसमें से बहुत से संगठनों ने आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में चले आए और अनेक दलों का निर्माण किया, जिसमें 2-4 प्रमुख संगठन हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा आपके सामने। PRPK, KCP और क्या नाम है, PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसका हम नाम सुनते हैं, जो चाइना से बिल्कुल काफी करीब पाया जाता है। इस प्रकार पीपल जनरेशन आर्मी और को बनाने वाले जो थे वो तुला चंद्र जी थे। इसके अलावा वीरेश सिंह करके एक हुआ करते थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मैती समुदाय का एक अलगाववादी संगठन खड़ा किया था और वहां अलगाववादी संगठनों का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा और यही कारण रहा कि स्पेशल आर्म्स एक्ट वहां लगाना पड़ा, आसफा वहां लगाना पड़ा और उसको भी जल्दी ही 2018 में उसको खत्म किया गया है। और बहुत पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करेंगे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में असम हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर इस प्रकार के विद्रोह होते थे। लेकिन लगभग अभी हम देखेंगे कि जैसे जैसे सरकारें बात कर रही हैं, हाँ एक बात माननी पड़ेगी कि बार बार जो हमलावर विपक्ष हो रहा है कि जो नागा विद्रोह हुआ है इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। मुझे सिर्फ एक चीज कहना है कि बिल्कुल ये गलत हुआ। देश की महिला और हमारी जो भी महिलाएं हैं जिनके साथ भी इस प्रकार की घटना होती है वह कभी भी क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले कुकी समुदाय की ही महिलाओं पर इस प्रकार का कोई जो घटना घटी और जिस प्रकार उनके साथ बर्ताव किया गया, इससे भी विभत्स घटनाएं मैती समुदाय के साथ हुआ करती थी जो वैष्णव हिंदू मत को मानने वाले हैं। एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा पूरे देश में चलाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं और वो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि कुकी बहुत पीड़ित हैं, कुकी सबसे अधिक दुखी हैं, कुकी सबसे अधिक प्रताड़ित हैं। तो सच्चाई यह है कि कुकी का तो इस चीज से मतलब ही नहीं था साहब। मैती समुदाय को हाई कोर्ट मणिपुर कहता है कि इनको भी जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, इनको भी लाभ मिलने चाहिए। इसके विरोध में कुकी ने खुद विद्रोह करना शुरू किया और मैती के घरों को जलाना शुरू किया, मैती समुदाय को मारना पीटना शुरू किया। तो मानी बात है उसका रिवल्ट होगा ही होगा और उसी का परिणाम है कि ये घटनाएं चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो मैती समुदाय के ही हैं। मैं बताऊंगा, मैतियन भाषा जो वहां की मणिपुर की मूल भाषा है वो मैती समुदाय की है और वो 9वीं अनुसूची में उसको दर्ज कर रखा गया है। इसका भी विरोध कुकी समाज के लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी तो भाषा भी 8वीं अनुसूची के अंदर वहां पर रजिस्टर्ड है। तो आज कहने का मतलब यह है कि एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और दोनों ही पक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, चाहे वो मैती हो, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो नागा हो। और इनमें भी आपको बताना चाहूंगा कि वो मैती जो अपने धर्म परिवर्तन कर लिया और मुसलमान बन गए, उनको मैती पंगला के नाम से जाना जाता है और वह भी उस ग्रुप में शामिल है, कुकी के साथ हैं, नागा के साथ हैं और वह सब प्योरली धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं। और इस प्रकार इस घटना को लेकर के जो बहुत देरी से लोग जागे, मैं बताना चाहूंगा जैसे विपक्ष इस प्रकार का आक्रामक है, इससे पहले लगातार मणिपुर में इस प्रकार की घटनाएं होती थी। ये तो भला हो कि मेन स्ट्रीम की मीडिया और सारे लोगों ने मिलकर के एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति, आज 7 सिस्टर राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर के राज्यों की चर्चा हो रही है। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं पूर्वोत्तर में होती रहती हैं। ये जानने की बात है कि पूर्वोत्तर में नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम, इन सब जगह जाइए तो वहां पर जिनमें सबसे अधिक पॉपुलेशन हिंदुओं की हुआ करती थी, वो आज मैक्सिमम कन्वर्ट होकर या तो ईसाई हो चुके हैं या तो मुसलमान हो रहे हैं। नागालैंड में तो चर्च तय करता है। मणिपुर में तो स्थिति ऐसी थी, आपको बताना चाहूंगा कि 2007 से लेकर के उसके समय पर अगर देखेंगे, 7 से लेकर के 14 तक के समय में, तो चर्च ये तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इतने चर्च वहां पर बन गए हैं। आज बात यह है कि अगर हम मणिपुर की हिंसा की बात करते हैं तो उस पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो कार्रवाई सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी वैसा राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुआ। यह एक अलग भाव हो सकता है कि वहां के दोनों ही समुदाय के लोग ही वहां की सर्विस में हैं, पुलिस में हैं और सब जगह हैं, तो वह एक कारण हो सकता है। लेकिन अब जिस प्रकार वहां पर भी केंद्र सरकार ने अपने हाथों में वहां की बागडोर लिया, 239 आर्टिकल को लगा करके उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करेंगे और उन्होंने पूरी तरह से वहां की राज्य की व्यवस्था अपने साथ ले ली है। तो अब लग रहा है धीरे धीरे बात होगी। हमें यह भी पता है कि अमित शाह जो कि हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं, वह भी बीच में गए थे। उन्होंने कई बार बातचीत किया, कई बार दोनों समुदाय को लाकर आपस में बातचीत कराई, उसके बाद भी बात नहीं हुई। लब्बो लबाब हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में ये पहली बात, ये हिंसा पहली बार नहीं, ये हिंसा 1958 से लेकर अब तक चलती रही, सशस्त्र हिंसा रही।
राउंड्स लेकर के वो लड़ते थे, गोले बारूद लेकर लड़ते थे, AK-47 से लड़ते थे। हमने बोडो उग्रवाद का भी नाम सुना, नागा MNC का भी नाम सुना। तो ये जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ये सारी की सारी घटनाएं पहले से होती आई। तो ये एक जो मिथ्या आरोप है कि साहब मणिपुर में पहली बार ऐसी हिंसा हुई, ये पहली बार नहीं, ये बहुत दिनों से हिंसा चल रही है। दूसरी बात, वहां पर यह भी समझना होगा कि जो जियोग्राफिकल और भौगोलिक परिस्थिति बदलने का काम किया गया, हिंदुओं से उन्हें ईसाई में कन्वर्ट करने का काम किया गया, एक नेक्सस तैयार हुआ इस्लामिक आतंकवाद और ईसाई आतंकवाद का। वह नेक्सस है जिस पर प्रहार हो रहा है बीरेंद्र सिंह की सरकार में। इसी के कारण वो तिलमिला रहे हैं और बिन बात के हंगामा कर रहे हैं। किसी को अगर आरक्षण दिया जाएगा तो मणिपुर जलाएंगे आप। अगर आरक्षण दे दिया गया मैती समुदाय को तो आप मणिपुर जला देंगे। आपको आरक्षण दिया गया, आप भारत के नहीं थे। और पूर्व की सरकारों ने वोट बैंक की लालच में इसी प्रकार की परिस्थिति की, इनको भारत के नागरिक की तरह पाला पोसा। इनको पहले मिला जनजाति का दर्जा, मैती को बाद में मिला, और उसके बावजूद भी आप कहते हो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद फिर आप मैती को मारोगे भी। मैं ये नहीं कहता मैं मैती का प्रवक्ता नहीं हूं और ना ही मैं कुकी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैती और कुकी का इंटरनल मामला है और उसमें एक सबसे बड़ा मामला है पैसे का मामला है। मैंने पहले ही बताया आपको कि अफीम की जो खेती होती है, अभी मैं बताना चाहूंगा कि 20 एकड़ अफीम के खेतों को डिस्ट्रॉय किया है इस सरकार ने। लगभग 2600 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। ये बड़ी कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई के केंद्र में अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे अधिक प्रभावित होने वाली जो जाति है वह कुकी, नागा है और मैती पंगला है, जो कि कन्वर्टेड ईसाई या मुसलमान है या रोहिंग्या है। उन सब लोगों ने मिलकर के एक बड़ा विद्रोह किया, बिना बात के हंगामा किया। और यह तो भारत में मणिपुर में इस प्रकार की परिस्थितियों को लेकर के केंद्र सरकार को भी काफी तरह से विचार करना चाहिए कि आखिर ये कैसे रुके। कई सरकारों ने इस पर बहुत प्रयास किया और कई बार इन अलग अलग अलगाववादी संगठनों से बात करने का प्रयास किया कि आप ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, लेकिन ये अलगाववादी संगठन मानने को तैयार नहीं थे। ये मणिपुर वही मणिपुर है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार 2 महीने तक बमबारी भी झेली है। ये वो मणिपुर है और वो मणिपुर, उसमें जापान ने यहां बमबारी किया था। वो अपने आप में एक अलग स्टेट के रूप, एक अलग देश के रूप में था मणिपुर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मणिपुर के विषय को लेकर के जितनी भी संवेदना आज आप देख रहे हैं, विपक्ष में बैठे हुए हमारे जितने भी नेता सदन नहीं चलने दे रहे हैं, उनकी परिस्थिति क्या है? वो मणिपुर का आधा सच बता रहे हैं, आधा नहीं बता रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। मणिपुर की चर्चा जब होती है तो वो बार बार कुकी 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 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैती की बात नहीं कर रहे हैं। मैती पे चर्चा, और मणिपुर को लेकर के क्या वास्तव में विपक्ष बहुत गंभीर है? तो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ हरकतों से लगता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है। पहले दिन ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम मणिपुर की हिंसा पर बात करने को तैयार हैं। अक्सर देश में ऐसा हुआ है कि जब जब इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, अलगाववादी घटनाएं हुई हैं, कोई दंगे हुए हैं, कोई बहुत बड़ी हिंसक घटनाएं हुई हैं, तो उसका जवाब सदैव गृह मंत्री देता है। अगर रेलवे में कोई घटना होती है तो उसका जवाब रेल मंत्री देता है। अगर देश में खाद्यान्न की कोई घटना होती, समस्या आती है, तो उसके लिए खाद्य मंत्री देता है। प्रधानमंत्री इन सब विषयों पर कभी भी बयान नहीं देता है। लेकिन विपक्ष की जो ये हट धरता है, बार बार हट कर रहा है कि नहीं प्रधानमंत्री को ही बोलना चाहिए, तो शायद उन्हें नहीं पता, वो बार बार ये जानबूझ के स्थिति कर रहे हैं। फिर आती है बात कि वो कहते हैं ठीक चलो भाई चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे तो कैसे करेंगे? चर्चा करने पर जब आते हैं तो वो कहते हैं नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए। सरकार कह रही नहीं साहब 176 के तहत हम चर्चा करेंगे। अब आपको बताना चाहूंगा 176 और 267 है क्या। 267 ये कहता है कि अगर जैसे ही नियम 267 के तहत चर्चा होगी, सरकार गिरने का कोई डर नहीं है, वोटिंग की भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो कहता है कि सारे कामकाज रोक दो, कोई कामकाज नहीं होगा, सिर्फ मणिपुर पे चर्चा होगी और तब तक चलती रहेगी जब तक उस चर्चा से लोग संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। लेकिन सरकार के पास लगभग 28 विधेयक ऐसे हैं जो इस सत्र में उसे पास कराने थे। वो सरकार कह रही थी कि 176 के अंतर्गत आप आइए, वो 4 घंटे की चर्चा होगी, आवश्यकता होगी तो हम बढ़ाते जाएंगे, 4 से 8 कर देंगे, 8 से 10 कर देंगे, हम उस घंटे पे घंटे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन काम मत रोकिए, काम भी होने दीजिए जनता का। अब अभी आपने देखा कि अभी कल का बयान जयराम रमेश जी का है, जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वह कहते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, अब उन्होंने कहा बीच का रास्ता निकालते हैं, 167 के तहत चर्चा कराते हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि आप मणिपुर के लोगों की चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये
इसमें जितनी दोषी विपक्ष है, मैं कहता हूं सरकार को भी कुछ चीजों पे मानना चाहिए और उनकी तरह ही बात कर लेनी चाहिए। आखिर आप बात करने को तैयार है तो चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों अपने अपने जगह पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, बात मानने को तैयार नहीं है। इससे एक चीज तो तय है कि जहां सरकार कह रही है कि 177 के तहत हम चर्चा पहले दिन से कह रही है कि हम करने को तैयार हैं, सारे मुद्दों पर करने को तैयार हैं, वहीं विपक्ष मुद्दों पर चर्चा करना ही नहीं चाहता है। क्योंकि अगर करने की उसकी मंशा होती तो वो 176 पे भी कर सकता था, और अब आकर के आप फिर पीछे हट रहे हो कि नहीं 167 के तहत हम करेंगे। बात यह आती है कि 11 अगस्त को संसद का सत्र समाप्त हो रहा है, आज हम बैठे हुए हैं 4 अगस्त में और कुछ ही दिन बचे हैं जब संसद से समाप्त हो जाएगा। उसी के साथ साथ नो मोर कॉन्फिडेंस लेकर के चले आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष लेकर के आता है, और विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे उसकी मंशा है कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद पर्टिकुलर विषय पे ही प्रधानमंत्री बोलेंगे, मणिपुर पे ही बोलेंगे। बल्कि मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जिस दिन संसद का सत्र प्रारंभ हुआ उसी दिन मणिपुर की घटना को लेकर के प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में, कड़े शब्दों में बात की। उन लोगों के प्रस्ताव रखने से पहले यह विषय रखा जब वो संसद भवन के अंदर जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपना विषय क्लियर कर दिया कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसी के समय प्रधानमंत्री ने मणिपुर में जो बोला उस पर कोई चीज नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब राजस्थान की चर्चा करी और साथ में बिहार की चर्चा करी, ऐसे कई अन्य स्टेट की चर्चा करी, तो उन्हें बड़ा दिक्कत हुआ और वह भी हमलावर हुए। कहने का मतलब यह है कि मणिपुर पे क्या वास्तव में विपक्ष गंभीर है? क्या मणिपुर की जो मर्ज है उसको वो जानते हैं? ये मर्ज तो 1958 से लेकर के 2014 तक लगातार उसको पनपाई गई। विभिन्न सरकारों ने ऐसे जो हठधर्मी टाइप के और बड़े उग्र टाइप के अलगाववादी संगठन थे, उनकी एक एक बातों को मानना, उनकी बातों को मानने के बाद उन पर काम करना और सरकारों का उनके सामने निरीह होकर के खड़ा हो जाना, उनकी हर ऊंच नीच वाली बातों को मानना, यह दर्शाता है कि सरकारें उतनी प्रॉम्प्ट एक्शन से काम नहीं कर पाई। और आज भी जो स्थिति है, जो अमित शाह जी को अपने हाथों में पूरी कमान लेनी पड़ रही है, तो यह माना जा रहा है कि मणिपुर की हिंसा जो है वह अभी और भी बढ़ सकती है। लेकिन यह हिंसा यदा कदा की बात नहीं है, हमेशा होती रहती है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, सरकार को सख्त होना पड़ेगा। वैसे एक चीज के लिए तारीफ भी करनी होगी कि 2014 से लेकर के 2009 के बीच में नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वहां पर इस प्रकार के अलगाववादी संगठन अधिकतर अपने हथियारों को छोड़ चुके हैं, या तो भारत ही छोड़ चुके हैं और या जाकर के म्यांमार में बैठ गए हैं, या कुछ चाइना में चले गए हैं, या कुछ बांग्लादेश चले गए हैं। अधिकांश संगठन समाप्त हो गए हैं और उसी का कारण है कि अब जो बचे कुचे लोग हैं वो इस प्रकार के जो आगजनी कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उससे वो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि भारत अस्थिर है, भारत ठीक नहीं है, और वह माहौल बना करके सरकारों को असहज करना चाहते हैं। मुझे लगता है इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों को यह चिंतन करना चाहिए कि मणिपुर पे राजनीति न करके एक ऐसा ठोस कोई ऐसा रोड मैप तैयार करें जिससे मणिपुर की हिंसा सहित उस क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक हिंसा पर लगाम लगाया जा सके।